नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। मैं दिनेश पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि बच्चा संवेदी गतिक स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वह समझ सकता है। दूसरा विकल्प, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है और अमूर्त संकल्पना समझ सकता है। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है। चौथा विकल्प, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। तो दोस्तों, जैसा जानते हैं कि यह किसके लिए है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर पहुंचता है तो उसका जो आयुक्रम होता है वह किसमें होता है, औपचारिक संक्रिया अवस्था का होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा, चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे, यहां प्रश्न पूछ रहा है कि आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। विकल्प दिया है, पहला, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। दूसरा, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। और चौथा विकल्प है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो यहां जो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, तो यह कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, सदैव सत्य नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित। ग्रिड पेपर के ऊपर वहां हम विभिन्न खंडों में उसको गुणन की संक्रिया को दिखाकर उसके आधार पर यह दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 3, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यहां ध्यान रखना है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों में किया जा सकता है। तो जो विकल्प दिया गया है, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो यहां प्रश्न जो कह रहा है वो दृष्टिबाधितों के लिए है। तो इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं, तीसरा विकल्प जो है वो दृष्टिबाधितों से संबंधित है। टेलर का गिनतारा है, कंप्यूटर है और जियो बोर्ड। तो यह उनके लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला विकल्प, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। दूसरा विकल्प, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा, योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो यहां कक्षा 2 के बच्चों को योग या जोड़ सिखाया जा रहा है, तो सबसे उपयुक्त जो युक्ति है वह आपका तीसरा विकल्प है कि योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 पर बात करते हैं।
गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। दूसरा विकल्प गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। चौथा सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। तो जो गणित में त्रुटियों की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। क्यों? कि बच्चे को कहां परेशानी हो रही है, अर्थात बच्चा किस स्थान पर समस्या का सामना कर रहा है, उसका निदान करने में या उसके कारण को खोजने में यह सहायक होता है। और वही चीज कह रहा है कि किस प्रकार रचना करता है, तो उसके रचना के समय कहां पर समस्या या रिक्तता आ रही है, उसी को का निदान करना या उसी को पहचानना, इस क्रम में यह युक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। दूसरा विकल्प विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। तीसरा समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो यहां जो प्रश्न कह रहा है, पहेलियों की बात कर रहा है, तो इसमें सही विकल्प आपका चौथा होगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्यों? क्योंकि जब यहां पहेलियों की बात आती है तो पहेलियां बच्चों में रुचि उत्पन्न करती हैं, एक। फिर उसके साथ साथ वह नए तरीके का प्रयोग करेगा, वह समस्या समाधान कौशल की ओर विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करेगा और समस्या समाधान कौशल का विकास करेगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर चौथा विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 7, गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए, या उपरोक्त सभी। तो यहां जब संवेदनशीलता जागृत करने की बात आती है, तो यहां विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना चाहिए। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करना और अवधारणाओं के अनुप्रयोगों को अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन से संबंधित प्राथमिकता, तीनों विकल्प सही है। इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो यहां जो विकल्प दिया गया है, मोतियों की माला, बिंदु सीट या डॉट पेपर, गिन तारा, द्विमुखी पटल या काउंटर। तो यहां पर इसका आपके लिए जो उपकरण की व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होगी, आपका विकल्प होगा बिंदु सीट। प्रश्न संख्या 9, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए और शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो जो व्यवहारिक उपकरण है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो वह महत्व है या बच्चों की मदद सहायता करता है,
तो वो मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। तो इसका विकल्प आपका क्या होगा? तीसरा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 10, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन और स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो यहां जो वैन हिले महोदय का स्तर विभाजन है, तो उन्होंने कुल 5 स्तरों में विभाजन किया। वैन हिले ने कुल 5 स्तरों में विभाजन किया है, लेकिन वह स्तर 4 तक जाता है। जैसे पहला उनका स्तर है वो स्टेज 0 की बात करता है, दूसरा आपका स्टेज 1 की बात करता है, और तीसरा आपका स्टेज 2 की बात करता है, और चौथा स्टेज 3 की बात करता है, और पांचवा जो है वो स्टेज 4 की बात करता है। तो ये इन्होंने 5 स्तर में दिया है स्तर विभाजन, जिसमें स्टेज 0 पहला स्तर जो है वो क्या है? वह चाक्षुषीकरण है, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। दूसरे स्तर को इन्होंने कहा विश्लेषण। तीसरा स्तर स्टेज 2 जो है वो अनौपचारिक निगमन की बात करते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन की बात करते हैं, अनौपचारिक निगमन। और स्टेज 3 जो है वो औपचारिक निगमन की बात करते हैं, औपचारिक निगमन। और स्तर 4 यानी 5वें स्तर में इन्होंने दृढ़ता की बात की। तो यहां जो प्रश्न किया है कि आकृतियों के दिखावट, तो आकृतियों का दिखावट जो है वो किससे जाता है? विजुअलाइजेशन से जाता है, चाक्षुषीकरण से जाता है। इसलिए आपका जो वैन हिले का है तो वह स्तर 0 अर्थात मानसिक चित्रण इसका सही उत्तर यानी सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 11, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, या गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो यहां जब संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण को यदि देखा जाए तो संप्रेषण है क्या? संप्रेषण यह द्विवाही प्रक्रिया है। यह दोनों तरफ से अर्थात आपके स्टूडेंट और टीचर दोनों की तरफ से, यानी एक इसमें सेंडर है और एक रिसीवर, यह दोनों तरफ से चलता है। यह डायनेमिक होता है, द्विवाही द्विपक्षीय दोनों तरफ से चलता है, दोनों पक्षों की बात करता है और इसमें संदेशों का प्रेषण होता है। तो इन सब का जो कार्य है वो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने के संबंध में विकास करना है। इसलिए इसका विकल्प संख्या 4 जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न 12, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपादन करने में समर्थ होता है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है या परिमाणात्मक। तो यहां वो संक्रियाओं, आधारभूत संक्रियाओं को संपादन या इसी को हम कह सकते हैं कि उसको संपन्न करने में समर्थ है, तब वह किस अवस्था में है? वह संक्रियात्मक अवस्था में है। यह इसका सही विकल्प तीसरा है। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है।
गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो यहाँ गणितीय निष्पादन की, मैथ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि जो अवरोधन के साथ संबंधित कौन सा है, चाक्षुष स्मृति अवरोध की बात करता है, तो वह गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई की, यह विकल्प आपका सही अर्थात पहला विकल्प क्या होगा, आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण, दूसरा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, तीसरा द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, और चौथा सममिति की अवधारणाएं। तो प्रश्न संख्या 14 में यहां क्या होता है कि यह ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को समझाने में क्या हो, प्रभावी साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका विकल्प 2 क्या होगा, सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें B is not equal to 0, दूसरा विकल्प उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, भिन्न भिन्न में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो यहां प्रश्न जो कह रहा है कि जब भिन्न की अवधारणा से परिचित कराना है तो शिक्षक शुरुआत कर सकता है। तो शिक्षक सबसे पहले उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके भिन्न भागों की पहचान करने से उसकी शुरुआत, चूंकि दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षण करना सहज हो जाता है और सुग्राह्य हो जाता है। इसका दूसरा विकल्प क्या है, सही है, और यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि यह जो प्रकरण हमारे लिए गए हैं पाठ में एनसीईआरटी की पुस्तक में, तो उसके पीछे जो परिवर्तन का उद्देश्य है वह पहला विकल्प आपका है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 17, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। अभी पूर्व के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आया था। तो जो निदान की बात करते हैं, निदानात्मक परीक्षण, वह क्या करते हैं, निदान का आशय होता है कारण की खोज करना, कारण की खोज करना। तो यहां कारण वो खोजता है, बच्चों की समझ में जो रिक्तियां हैं अर्थात उनको जो समस्याएं आ रही हैं उसको जानना, उसी की खोज करना ही क्या है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, जब राजद के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करें या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्याओं को नहीं समझता
राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो यहाँ वह जमा करूं या घटाऊं, गुणा करूं या भाग, इसका आशय है कि वह इन संक्रियाओं से तो परिचित है लेकिन संख्या संक्रिया को वो नहीं समझ पाता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 19, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो यहां जो विकल्प दिया गया है उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो यहां एनसीएफ 2005 में पूछा है कि उपरोक्त सिद्धांत सोचने और चिंतन का या तर्क का एक निश्चित तरीका निहित मानता है, तो और उसका पालन कौन नहीं करता। तो पढ़ाने की विधि सही है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यह इसके लिए यानी पालन उपरोक्त सिद्धांत का नहीं कर रहा है, यह आपका विकल्प होगा। बाकी विकल्प को भी देख लें। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ये भी सिद्धांत के अंतर्गत है, और कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास, ये भी उससे। तो आपका सही विकल्प दूसरा आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना या बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो गणितज्ञ के लिए सबसे जरूरी है कि वह सबसे पहले अवधारणाओं को समझे, यानी अवधारणाओं को समझना, उसे लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और उनमें संबंध बनाना, उनके बीच जो आपसी संबंध हैं उनको भी बनाने में निपुण होगा, तो वह गणितज्ञ अच्छा गणितज्ञ होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। धन्यवाद।